नमस्कार दोस्तों, कैम एडिक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा था मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में। दोस्तों, नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले, नॉर्मेलिटी भी एक मेथड है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमको एन फैक्टर निकालना और इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एन फैक्टर, और एन फैक्टर निकालने के बाद इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इक्विवेलेंट वेट एंड एन फैक्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस का वो मास जो स्पेशली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करे। दोस्तों देखो, ध्यान रखने वाली बात है। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कि द मास ऑफ सब्सटेंस स्पेशली इन ग्राम्स दैट कंबाइंस विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए जितना सब्सटेंस हमारा रिक्वायर्ड होता है उसके मास को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। अब दोस्तों देखिए, बाय डेफिनेशन या न्यूमेरिकली हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब दोस्तों ये एन फैक्टर हमको आना चाहिए निकालना। एन फैक्टर दोस्तों क्या होता है? एन फैक्टर इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे इन केस ऑफ सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्ट लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो दोस्तों इन केस ऑफ सॉल्ट, ध्यान रखना है आपको, सॉल्ट इन केस ऑफ सॉल्ट Na2CO3, हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर कैसे निकलेगा दोस्तों? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज आइदर ऑन कैटायन और एनायन। एक बार फिर से देखते हैं हम। Na2CO3 क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को अगर आप देखेंगे तो हम कैसे बनाएंगे इसको? अगर अपने पानी में डालें तो कैसे आयंस देगा दोस्तों? ये देगा हमको दो Na पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन। तो Na2 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्जेस ऑन कैटायन कितने? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 2 है दोस्तों। या हम ये चार्ज ले लें या हम ये चार्ज ले लें। तो एन फैक्टर सोडियम कार्बोनेट का कितना है दोस्तों? एन फैक्टर सोडियम कार्बोनेट का है 2। अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना पड़ेगा। तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है दोस्तों? सोडियम 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 106 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, इट विल बी 106 डिवाइडेड बाई इट्स एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना निकला दोस्तों? 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी 53 ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे दोस्तों, ग्राम इक्विवेलेंट। नाउ विल टॉक अबाउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। अब हम आ जाते हैं एन फैक्टर एसिड्स का निकाल लेना हमको। एन फैक्टर एसिड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिए, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? इन केस ऑफ, ये हम निकालते हैं एन फैक्टर ऑफ एसिड। इन केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में एन फैक्टर होता है दोस्तों, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। और जो भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेस करता है उसको उस एसिड की बेसिसिटी बोला जाता है। तो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन और बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों कि एसिड का एन फैक्टर हम कैसे निकालें। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl। HCl क्या है दोस्तों? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एन फैक्टर हम कैसे निकालें? अगर हम इसका आयनाइजेशन करें तो कितने H पॉजिटिव आयन देगा? ये ओनली 1 H पॉजिटिव आयन। तो इसका एन फैक्टर कितना दोस्तों? इट रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन इज ओनली 1।
तो HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl हम निकालते हैं 1 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1, 35.5 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 36.5 डिवाइडेड बाय 1, तो इट विल बी 36.5 ग्राम इक्विवेलेंट। दोस्तों HCl का मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 ग्राम मोल है और इक्विवेलेंट वेट कितना है 36.5 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम आ जाते हैं H2SO4 पे। H2SO4 क्या है दोस्तों, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम आयनाइजेशन करें तो हमको नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 2 H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयन। तो हमको हमारी स्टॉकियोमेट्री में कितना हाइड्रोजन आयन है, 2 हाइड्रोजन आयन। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर इसका एन फैक्टर कितना निकला हमारे पास, एन फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 98। अब 98 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 49 ग्राम इक्विवेलेंट। तो दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम बट इक्विवेलेंट वेट इज 49 ग्राम। अब दोस्तों हम आ जाते हैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको एसिड से, एसिड की कौन से एसिड कितना H पॉजिटिव आयन रिप्लेस करेगा ये हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स के केस में दोस्तों हम कैसे निकालते हैं एन फैक्टर की वैल्यू इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑक्सो एसिड क्या है। दोस्तों ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें से वही H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में जाता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो जो ऐसे एसिड जिसमें OH बॉन्ड हो दोस्तों, ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HCl, तो क्या यहाँ पे और H बॉन्ड है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज नॉट अ ऑक्सो एसिड, दिस इज सिंपल मिनरल एसिड। बट सम मिनरल एसिड्स इन विच OH bonds are there. For example अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में देखो apart from this center atom यहाँ पे there is O and H are there, that is why it is oxo acid of silver। अब दोस्तों ऑक्सो एसिड में वही हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में जाती है जो ऑक्सीजन से अटैच होती है। तो अगर हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 में यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों इसका एन फैक्टर कितना है 2, दैट मीन्स देयर आर 2 OH बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड्स कैसे हैं, 2 OH बॉन्ड हैं। HNO3 क्या है दोस्तों, HNO3 इट इज नाइट्रिक एसिड। HNO3 ये भी क्या है, एक ऑक्सो एसिड है जिसमें OH बॉन्ड है। और ऑक्सो एसिड में इसका एन फैक्टर कितना है दोस्तों, एन फैक्टर है HNO3 के केस में यहाँ पे ओनली 1 OH बॉन्ड आर देयर, दैट इज व्हाई इट्स एन फैक्टर इज 1। अब हम आते हैं दोस्तों कुछ ऑक्सो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें जितने हाइड्रोजन आगे लगे होते हैं उतना उनका एन फैक्टर होता नहीं है, उतने H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में जाते नहीं हैं। तो ऐसे ऑक्सो एसिड्स का आपको स्ट्रक्चर से पता करना होता है कि उसमें कितने OH बॉन्ड हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड की, H3PO2 फॉस्फोरस एसिड। अब दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसे देखें, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 3, बट इसकी जो बेसिसिटी है रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, दे आर नॉट 3, यहाँ पर 3 नहीं है दोस्तों। तो हम कैसे पता करें कि कितने H पॉजिटिव आयन है मतलब रिलीज़ करेगा सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए बनाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, जो सेंटर एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 285, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस है 8 - 5 = 3। यहाँ पे देखिए देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज 3। 5 दोस्तों लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है बट इनकी वैलेंसी कितनी है फॉस्फोरस की, 3 है।
तो आउट ऑफ 5 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्ट पेयर। तो हम फास्फोरस के लेविस डॉट फार्मूले में हम इन इनर्ट पेयर को पहले बना लेते हैं। और फास्फोरस के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 5 है, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी इनर्ट पेयर हैं। अब दोस्तों जो ऑक्सो एसिड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर, इनर्ट पेयर को दोस्तों हम लोन पेयर भी बोलते हैं। तो ये इनर्ट पेयर के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड ज़रूर रहती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक ऑक्सीजन और मेटल बॉन्ड ज़रूर होता है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर H3PO2 के केस में एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गई। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग ओवर हियर इज़ 1 अलॉन्ग विथ 3 हाइड्रोजन। अभी कितने बचे हैं, ऑक्सीजन 1 बचा है और हाइड्रोजन 3 बचे हैं। हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हम एक OH बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं। बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों कितने OH बॉन्ड निकले, OH बॉन्ड हेयर ओनली 1। तो फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, फॉस्फोरिक एसिड के इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड देखिए यहाँ पर H3PO2 है और H3PO2 में हाइड्रोजन का टोटल नंबर इज 3, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, फॉस्फोरस 31 × 1 + 16 × 2। दोस्तों आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 + 31 + 32। तो 3 + 31 + 32 विल बी 66। तो 66 ग्राम क्या है दोस्तों, फॉस्फोरस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट, जैसा फॉर्मूला हमको पता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर हमारे पास कितना दोस्तों, यहाँ पे सिंगल OH बॉन्ड है, तो n फैक्टर ऑफ फॉस्फोरस एसिड कितना है, इट इज़ 1। तो 66 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1। तो 66 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरस एसिड। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोस्तों, H3PO4। अब देखिए H3PO4 में सिंस इट इज़ ऑक्सो एसिड, अगेन फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, फिर हम यहाँ पे एक P डबल बॉन्ड O बना लेते हैं पहले ही। अब यहाँ पे बचे 3 बॉन्ड से 3 OH बॉन्ड बन जाएंगे दोस्तों। अब नंबर ऑफ OH बॉन्ड हेयर आर हाउ मच, हेयर आर 3 OH बॉन्ड। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना है, n फैक्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 3, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 OH बॉन्ड। तो अब H3PO4 का अगर हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, तो H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट दोस्तों आता है 98। देखिए यहाँ पर 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस 31 × 1 + 16 × 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों 98 ग्राम आएगा। सो 98 ग्राम डिवाइडेड बाई 3, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 will be equal to 98 divided by 3, that will be 32.6 gram equivalent। अब आ जाते हैं दोस्तों, मुझे पूरा होप है आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम आ जाते हैं n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दोस्तों, n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों, n फैक्टर ऑन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। n factor of these will be equal to change in oxidation number per mole। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, पर मोल याद रखना है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की, दोस्तों KMnO4 इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये
हर मीडियम में आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और मीडियम के अकॉर्डिंग इसके एन फैक्टर की वैल्यू चेंज होती जाती है और एन फैक्टर चेंज होता है दोस्तों तो इक्विवेलेंट मास भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमेनोफोर का। केमेनोफोर बेसिक मीडियम में एन फैक्टर निकालते हैं केमेनोफोर का। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए कि केमेनोफोर जब आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू K प्लस MnO4 नेगेटिव आयन। अब देखिए MnO4 नेगेटिव आयन इन बेसिक मीडियम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ट्रिक से मैं समझा रही हूँ। MnO4 नेगेटिव आयन इन बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? MnO4 टू नेगेटिव आयन। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट था, मैग्नेट आयन बना, तो ये दिस इज परमैंगनेट आयन एंड दिस इज मैग्नेट आयन। सो इन बेसिक मीडियम परमैंगनेट आयन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आयन। अब हम देखते हैं दोस्तों चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज को हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है दोस्तों? -2। कितने ऑक्सीजन लगे? 4 इज इक्वल टू चार्ज दैट विल बी -1। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी +7। तो MnO4 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दोस्तों? यहाँ पे +7 और MnO4 टू नेगेटिव आयन में आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी दोस्तों +6। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पर मोल? दैट विल बी 1। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, यहाँ से +6 है। एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? केमेनोफोर का दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट पहले हम निकालेंगे। केमेनोफोर का मॉलिक्यूलर वेट होता है दोस्तों 158 एंड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है दोस्तों? 1। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमेनोफोर। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमेनोफोर दोस्तों होता है 158 ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केमेनोफोर का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही होता है। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रल मीडियम में। बेसिक मीडियम में देखिए जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल मीडियम की। तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव आयन, फिर से हम पहले इसको आयनाइज कर लें, और MnO4 नेगेटिव आयन दोस्तों किस में कन्वर्ट होता है? इन न्यूट्रल मीडियम। यहाँ पर मैं मीडियम पहले मेंशन कर दूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे है न्यूट्रल मीडियम। तो इन न्यूट्रल मीडियम दिस परमैंगनेट आयन गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले निकाल चुके हैं +7 और MnO2 पे कितना आ जाएगा दोस्तों? +4। डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया दोस्तों? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आया 3 इलेक्ट्रॉन्स का। इक्विवेलेंट मास क्या होगा दोस्तों? इक्विवेलेंट मास ऑफ केमेनोफोर इन न्यूट्रल मीडियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 in neutral medium will be equal to molecular mass divided by 3। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा इसका? इट विल बी 52.67 ग्राम इक्विवेलेंट। देखो दोस्तों चेंज हो गया यहाँ से, न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट मास बिल्कुल चेंज होता है KMnO4 का। अब हम आ जाते हैं एसिडिक मीडियम। अब देखिए एसिडिक मीडियम में कैसे चेंज होता है परमैंगनेट आयन, किस में चेंज होता है? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि परमैंगनेट आयन में चेंज क्या चल रहा है, इतनी ट्रिक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव आयन, MnO4 नेगेटिव आयन किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? Mn2 पॉजिटिव आयन। अब देखो यहाँ पे +7 था पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अब किस में कन्वर्ट हो गया? Mn2+ में। टोटल नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 5। 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इनके ऑक्सीडेशन नंबर में।
तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 31.6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या हम देख रहे हैं दोस्तों कि KMnO4 का हर मीडियम में इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है। ये ट्रिक से मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट की। दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7 एंड ये K2Cr2O7 इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली। केवल एसिडिक मीडियम में हमको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो हम इसको पहले हम देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में इसमें कैसे आयंस में कन्वर्ट होता है। तो पहले किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? Cr2O7 में। और एसिडिक मीडियम में अब ये क्या करता है? इन एसिडिक मीडियम इट इज़ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हमने इसको एसिडिक सोल्यूशन डाला तो सबसे पहले आयनाइज होगा और आयनाइज होके ये पार्टनर को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस किस में होगा दोस्तों? 2Cr+3 में। अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव आयन में क्रोमियम को हम 2x मान लेते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2 × 7 इज इक्वल टू -2। तो 2x विल बी इक्वल टू 12 आ जाएगा दोस्तों, x विल बी इक्वल टू 6 आएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितनी चेंज हो रही है? यहाँ पर देखो पर +6 से कितना हो रहा है? +3 में। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन का। अब हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम कितने थे? 2। एक क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 3, तो 2 क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? दैट विल बी 2 क्रोमियम को हमें 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। 2 × 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यहाँ पर भी 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हम लेंगे क्योंकि क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब हम निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट दोस्तों होता है, आपको कई बार मैं निकाल के दिखा चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7 होता है दोस्तों 294 और इसका एन फैक्टर कितना निकला है? 6। तो 294 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 49 ग्राम इक्विवेलेंट। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एन फैक्टर की वैल्यू आपको काउंट करना अगर आती है तो आप इक्विवेलेंट वेट बहुत आसानी से ले सकते हो। अब हम एक दो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए KbRO3 पोटेशियम ब्रोमेट। अब देखिए KbRO3 अगर आपने इसको एसिडिक मीडियम में डाला तो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो अभी किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? BrO3 नेगेटिव आयन में। अब ये BrO3 नेगेटिव आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होते हैं Br नेगेटिव आयन में। अब पहले अपन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है किस में कन्वर्ट होता है? Br नेगेटिव आयन में। अब देखिए कि BrO3 नेगेटिव आयन में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और +5 से किस में कन्वर्ट हो गया? -1 में। सो टोटल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? +5 से -1। टोटल +5 थे, +5 से -1 में आया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है दोस्तों। क्योंकि +5 से 0 तक आएंगे तब तक 5 और एक -1 है तो एक और इलेक्ट्रॉन 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। अब देखिए कि यहाँ पर KbRO3 का हमारे पास एन फैक्टर की वैल्यू आ गई 6। KbRO3 का इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KbRO3 होता है दोस्तों 167 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ KbRO3 दैट विल बी 27.83 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम आ जाते हैं KiO3 पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट का क्या फॉर्मूला दोस्तों? KiO3
in acidic medium get converted into K plus iO3 negative ion. अब iO3 negative ion in acidic medium get converted into I negative ion. यहाँ पे iO3 negative ion में आयोडीन का चार्ज कितना दोस्तों +5, वैसा ही था जैसे ब्रोमीन का है, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। और अब KiO3 का मॉलिक्यूलर वेट है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ki कितना है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट इज 214 डिवाइडेड बाय 6, तो 214 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 35.67 ग्राम इक्विवेलेंट। तो दोस्तों जब तक आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता तब तक आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको इक्विवेलेंट वेट तभी निकालना आएगा जब आपको n फैक्टर निकालना आएगा। तो दोस्तों आई एम प्रेटी श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।